हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आगे के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया है तो, और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है क्रोनो चक्र, वॉयल चक्र, डीजल चक्र या ऑटो चक्र। देखो, इन सभी चक्र के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 4 स्ट्रोक क्या कहलाता है या 2 स्ट्रोक क्या कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्नोट साइकिल होता क्या है ना। हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल में क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको इसमें ये याद नहीं रखना है कब बनाते हैं, ये मैं जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। 1824 में इसको बनाया गया था, और ये बनाया किसने था ये आपको याद रखना है। किसने? इनका नाम था सादी कार्नो। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है ना। अब देखो, ये जो इंजन है ये एक लौता इंजन है जो इसमें याद रखने वाली बात है कि ये सैद्धांतिक ऊष्मागतिकी के नियम को फॉलो करता है ना। सैद्धांतिक ऊष्मागतिकी के नियम, है ना, याद रखना है। सैद्धांतिक ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है ये। ठीक है, सैद्धांतिक लिख लेना सही से। और दूसरा अब हम पढ़ने वाले हैं बॉयल इंजन। ठीक है, बॉयल इंजन क्या होता है? बॉयल चक्र में आप सभी ने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन है ये। ठीक है, वास्तव में आइडियल गैस कोई होती नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं यदि गैस आइडियल होती तो ये वाला इक्वेशन फॉलो करती। अब बॉयल में क्या होता है, जो टी होता है ना, टी इक्वल टू हो जाता है क्या? कांस्टेंट। अब पीवी इज इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट, मतलब कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसे हम बोलते हैं बॉयल चक्र। तीसरा हम पढ़ते हैं डीजल चक्र। ठीक है, सबसे पहले डीजल इंजन किसने दिया था आपको पता होना चाहिए, ये दिया था रूडोल्फ डीजल ने, है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने दिया था डीजल इंजन बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि डीजल इंजन का आविष्कार किया था रूडोल्फ डीजल ने। अब देखो, डीजल इंजन में क्या होते हैं? डीजल इंजन होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन, है ना। ये कैसे इंजन होते हैं? 2 स्ट्रोक। ठीक है, अब 2 स्ट्रोक से मतलब क्या है कि इसमें जो दहन प्रोसेस है वो केवल 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होता है संपीड़न स्टेप, जो पहला होता है संपीड़न, और दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है ज्वलन। ठीक है, ज्वलन इंजन, है ना, इन 2 स्टेपों में कंप्लीट होती है। और जो ऑटो होता है, ऑटो को हम क्या बोलते हैं? 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक, इसको 4 स्ट्रोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो दहन या पूरी प्रक्रिया वो कितनी होती है? 4 स्टेप में होती है कंप्लीट, है ना। अब ये 4 स्टेप कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होता है? प्रेरण। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है प्रेरण। दूसरा स्टेप होता है संपीड़न। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है प्रज्वलन या ज्वलन, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, प्रज्वलन। और चौथा स्टेप होता है निकास, है ना, जो भी आपका गैसेस या हानिकारक चीजें बनी है वो बाहर निकल जाती। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से पता चली, वो आपको याद रखना है। ठीक है, सैद्धांतिक ऊष्मागतिकी नियम को पर आधारित कौन सा चक्र होता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सैद्धांतिक ऊष्मागतिकी नियम पर आधारित कौन सा चक्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नो चक्र है। ठीक है, याद रखना। डीजल चक्र से आपसे पूछा जा सकता है कितने स्ट्रोक में होता है? 2 स्ट्रोक में। कौन कौन से होते हैं? संपीड़न और ज्वलन। इसके अलावा पूछा जा सकता है डीजल इंजन किसने आविष्कारित किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि रूडोल्फ डीजल। ठीक है, 4 स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको इतना सब कुछ ऑलरेडी बता ही दिया है। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनमें से नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो एक तो ये थे जिन्हें मिला है नोबेल, है ना, और एक है ये जिन्हें मिला है नोबेल। ठीक है, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन और दोनों ही भारतीय मूल के हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में जन्मे, कि भारत में जन्मे कौन थे। हो सकता है एक जो दूसरे वो विदेश में जन्मे हो। तो इसका सही आंसर है सीवी रमन, जो भारत में जन्मे थे। अब देखो, इन चारों की आखिर योगदान क्या रहा हम वो देखेंगे। जो रमन जी थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था रमन प्रभाव। ठीक है, रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव में क्या था? रमन प्रभाव में था कि कोई कोलाइडी विलयन है मान लीजिए। ठीक है, कोलाइडी विलयन है, और हम इस पे क्या करते हैं? प्रकाश,
तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है कोलाइड विलयन में। समझ गए? और इसी घटना को इन्होंने बोला था रमन प्रभाव। दूसरे हमारे पास में आते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, क्या दिया थे? चंद्रशेखर सीमा इन्होंने दी थी। और ये कितनी होती है? सन के मास के 1.44 गुना। इसको इन्होंने बोला था चंद्रशेखर सीमा। इससे कम पर अगर कोई है आकाशीय पिंड जिसका द्रव्यमान इससे कम पर है, तो उसमें क्या, वो कौन सा तारा कहलाता है? श्वेत वामन तारा। ठीक है। और अगर इससे ज्यादा है तो कौन सा तारा कहलाता है? सुपरनोवा तारा। ठीक है, सुपरनोवा तारा। और सुपरनोवा तारा ही आगे चलकर क्या बन जाता है? ब्लैक होल। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, कई एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जो तारे का रंग होता है वो किस चीज का सूचक होता है ना? तो तारे का रंग प्रकाश का हाँ सूचक होता है। रंग जो हाँ ताप का सूचक होता है। आपके ये आंसर होते हैं ना कि तारे का रंग एक ताप का सूचक होता है। अब कैसे होता है ताप का सूचक? देखो, जितना बड़ा द्रव्यमान होगा उतनी ही ज्यादा नाभ की संलयन की अभिक्रियाएं हो रही होंगी उसमें। ठीक है। अगर सन के द्रव्यमान से कम द्रव्यमान वाला है तो इसमें नाभ की संलयन की क्रिया सुपरनोवा की अपेक्षा कम धीमे से होती है, मतलब कम होती है। तो सुपर जो श्वेत वामन तारा होता है इसका टेम्परेचर T1 अगर हम माने और इसका T2 माने तो T1 टेम्परेचर कम होता है T2 से। और इसलिए अगर तारा सफेद दिख रहा है मतलब उसका टेम्परेचर का आप अंदाजा बता सकते हो। सुपरनोवा कैसा होता है? लाल। लाल दिखने लगता है। तो यहां से आपको पता चला कि लाल दिख रहा है तारा मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है। और जो सबसे ज्यादा गर्म वस्तु होती है वो कैसी दिखने लगती है? ब्लैक। जब एक एक्सट्रीम लेवल पर गर्म हो जाती है कोई भी चीज तो वो ब्लैक दिखने लगती है। और इसी को हम फिर बोल देते हैं ब्लैक होल, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। समझ गए? चलिए, आपसे अगला है कि विक्रम साराभाई कौन थे? अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो होता है प्रोग्राम भारत का, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। कौन? विक्रम साराभाई। और सत्येंद्र नाथ बोस, ये तो आप सभी जानते ही हैं, बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं ये। इनका क्या था योगदान? ये याद रखना है ना, बहुत ज्यादा फेमस है। क्वांटम सांख्यिकी में, क्वांटम सांख्यिकी का आविष्कार किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने। है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप सभी ने कभी न कभी सुने होंगे पर ये हो सकता है ना सुना हो। तो जब भी आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटम सांख्यिकी के बारे में कि क्वांटम सांख्यिकी का आविष्कार किसने किया, तो सत्येंद्रनाथ बोस। या सत्येंद्रनाथ बोस किस आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो क्वांटम सांख्यिकी से। है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो रिपीट हो गया है, सर सीवी रमन है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब आपसे CFC की बात की जा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ये किस चीज में उपयोग होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रशीतक में उपयोग होते हैं। आपके ऑप्शन क्या है? सौर हीटर, माइक्रो ओवन, रेफ्रिजरेटर या धुलाई मशीन। देखो, इन चारों को हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं सौर हीटर की, है ना, तो सौर हीटर में क्या होता है? सौर हीटर में प्लेटें इस्तेमाल होती हैं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की हो सकती हैं, लेकिन हम मेनली सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, जर्मेनियम का नहीं करते। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो सिलिकॉन होता है आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है इस वजह से। ठीक है। वहीं अगर हम माइक्रो ओवन की बात करते हैं तो माइक्रो ओवन में क्या होता है? माइक्रो ओवन में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है ना, याद रखना है। रेफ्रिजरेटर में हम जानते ही हैं क्या, CFC का उपयोग करते हैं। फ्रियोन 12 का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्रियोन 12। इसके बाद धुलाई मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हम सभी जानते हैं किस पर कार्य करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, है ना, मतलब अपकेंद्री बल पर। अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, इतना आपको याद रखना है। चलिए, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव, देखो ये होती है पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ध्रुव होते हैं। ये कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा होता है? ये होता है साउथ पोल। ठीक है। अब आपसे पूछा गया इसका आविष्कार किसने किया? देखो, ये चारों जो है ना, चारों ही आविष्कार खोजी हैं, है ना। अब देखो,
अमुंडसन की अगर हम बात करते हैं तो अमुंडसन ने क्या इनका सबसे पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए ना। अमुंडसन का पूरा नाम क्या था? रोनाल्ड अमुंदसन, है ना। अमुंदसन या कई जगह अमुंडसेन भी बोल देते हैं, तो अमुंदसन दूसरे। और इन्होंने किस चीज की खोज की थी? यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खोज की थी दक्षिणी ध्रुव की। ठीक है, इन्होंने की थी दक्षिणी ध्रुव की, आपको याद रखना है। रॉबर्ट पियरी पर हम आते हैं। रॉबर्ट पियरी ने किस चीज की खोज की थी? रॉबर्ट पियरी ने खोज की थी नॉर्थ पोल की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। अब तीसरे हमारे पास में आते जॉन कैबॉट। जॉन कैबॉट ने किस चीज की खोज की थी? आपको ये याद रखना है। तो इन्होंने खोजा था न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड। और ये कहाँ पर है न्यू फाउंडलैंड? न्यू फाउंडलैंड है अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में है न्यू फाउंडलैंड। चलिए, अगले हमारे पास में आते तस्मान। तस्मान ने किस चीज की खोज की थी? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये प्रशांत महासागर में आते हैं। जिस चीज की इन्होंने खोज की थी प्रशांत ओशियन में है, इनके द्वारा की गई खोज। ठीक है, आपको ये पता करना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित है? नाभिक, नाभिक से संबंधित कौन सा होगा? आप हम सभी ने देखा है, एक तो होता है परमाणु। ठीक है, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं अंदर। कहाँ पर? नाभिक में। और बाहर कौन होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे करते हैं? ये होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, चक्कर लगाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या नहीं होगा? मेसॉन, है ना। मेरॉन नहीं है ये, मेरोन आप पढ़ोगे, मेरॉन नहीं है, इसे हम बोलते हैं मेसॉन। ठीक है ना। और मेसोन कैसा कण होता है? देखो, मेसोन को हम कई बार पाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पाई मेसोन। और ये होता कैसा है? जैसे हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है। मेसॉन कैसा होता है? जो मेसॉन होता है वो पाई पॉजिटिव भी हो सकता है, पाई उदासीन भी हो सकता है, और पाई ऋणावेशित भी हो सकता है। मतलब कि सभी प्रकार से हो सकता है। धनावेशित भी हो सकता है, धनावेशित, उदासीन, ठीक है, और ऋणावेशित। ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में आ सकता है। ऋणावेशित तीनों हो सकता है ये। ठीक है, याद रखना है, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन, कैसा भी परिस्थिति के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अधिकतम जैविक क्षति किससे संबंधित है? देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि जैविक क्षति क्या होती है। व्हाट इज जैविक क्षति? जैविक क्षति का मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु, पौधे, है ना, इनको जो नुकसान पहुंचता है, इनको जो नुकसान पहुंच रहा है, उसे हम बोल देते हैं क्या? जैविक क्षति। ठीक है। अब देखो, जैविक क्षति ऐसी चीज से हो सकती है, एक तो इन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा हो, कोई ऐसी चीज जिसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, वेदन क्षमता बहुत ज्यादा हो, है ना। वही चीज इसको क्षति पहुंचा सकते हैं जिसमें ऊर्जा ज्यादा हो, वेदन क्षमता ज्यादा हो, है ना। इसके अलावा एक ऐसी भी चीज होनी चाहिए जो आयनीकृत भी कर दे, है ना। जैसे मान लीजिए आयनीकृत कर दिया किसी चीज को, तो वो भी एक तरह से क्षति ही है, आयनीकृत कर दे। तो ये जो क्वालिटीज होती है, ये जिनमें होगी, वो जैविक क्षति के लिए उत्तरदायी होती है। अब देखो, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, इन सभी की ऊर्जा होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है गामा किरणों की। अगर हम ऊर्जा देखें या हम वेधन क्षमता देखें, तो दोनों में क्या होता है? गामा किरणों की सबसे ज्यादा होती है, फिर बीटा की होती है, और फिर होती है अल्फा की। समझ रहे हो आप? इस तरह से तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र, ये प्रक्षेपास्त्र है ना, प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र। देखो, प्रक्षेपास्त्र कई तरह के आते हैं, जैसे लैंड टू एयर आते हैं, ठीक है, लैंड टू वाटर आता है, या फिर एयर टू वाटर आता है ना, एयर टू वाटर आता है, एयर टू लैंड आता है, वाटर टू लैंड आता है, वाटर टू एयर आता है, और बाकी तो है ही लैंड टू लैंड, एयर टू एयर, और वाटर टू वाटर, ये तो होते ही हैं।
तो आपसे पूछा गया कि वायु से वायु में, मतलब ये वाला कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? क्या अग्नि है? नहीं। पृथ्वी? नहीं। अस्त्र? बिल्कुल अस्त्र सही है। आकाश? नहीं। आकाश कैसा मिसाइल होता है? आकाश होता है जमीन से हवा, मतलब लैंड टू एयर मिसाइल है ना। एक्चुअल में ये डिफेंस सिस्टम है, आकाश डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है? डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी मिसाइल, लेकिन पृथ्वी मिसाइल कैसी है? लैंड टू लैंड, ठीक है। अग्नि कैसी मिसाइल है? अग्नि मिसाइल देखो सभी जगह से फायर की जा सकती है। लैंड टू वाटर में भी कर सकते हैं, एयर टू एयर भी कर सकते हैं, तो अग्नि भी नहीं है। केवल वायु से वायु में जो की जा सकती है इस्तेमाल, वो होता है अस्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आपको ये बताना है। देखो, एक्स किरणों की खोज किसने की? आप सभी को पता है कि रोन्टगन ने की, लेकिन क्यों? देखो क्या होता है, ऐसा देखा गया। देखो नॉर्मली अगर देखा जाए तो केवल दृश्य प्रकाश खोजा गया था सबसे पहले, है ना। दृश्य प्रकाश खोजा, उसके बाद खोज गई थी एक्स रेस, ठीक है। तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे रोन्टगन, है ना। जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा कि दृश्य जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सनलाइट होती है, सनलाइट से दृश्य के साथ और भी प्रकाश आता है ना। कुछ और भी लाइट आ रही है, कुछ और भी तरंगे आ रही हैं। तो इनको पता नहीं था कि वो तरंग है कौन सी, तो इन्होंने एक्स नाम दे दिया कि एक्स तरंग आ रही है, ठीक है। जैसे हम बोलते नहीं, अगर आपने मैथ के क्वेश्चन लगाए हो और आपसे कोई अभीष्ट राशि पूछी जाती है ना, कि फलाना का आंसर क्या होगा, तो आप उसे एक्स मान के हल कर लेते हो। तो इन्होंने भी बस एक्स बोल दिया था, क्योंकि इन्हें पता नहीं थी ये कौन सी किरण है, तो इन्होंने इस किरण को नाम ही दे दिया था एक्स किरण। ऐसे इसका नाम एक्स किरण पड़ा। अब अगर हम फेराडे की बात करते हैं, तो फेराडे ने क्या दिया था? फेराडे ने दिया था इलेक्ट्रोलिसिस नियम, ठीक है ना। और हमारे पास में लेवोजियर है। लेवोजियर कौन है? लेवोजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान के पिता, रसायन के पिता कहा जाए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। और एच डेवी कौन है? एच डेवी को हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। मतलब विमान वाहक की पहचान आपको करनी है नौसेना के जहाजों में। INS तलवार क्या विमान वाहक है? नहीं। मैसूर? नहीं। राजपूत? नहीं। INS विराट? देखो दो है, एक तो भारत के पास है विराट, और एक कौन सा है? एक है विक्रांत, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो भारत के पास टोटल दो हैं जो कि विमान वाहक जहाज है ना, भारत के पास दो विमान वाहक जहाज हैं। किसके पास? इंडिया के पास, है ना, आपको ये याद रखना है। ओके। और अभी तीसरा चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? आप सभी जानते हो कि किसने किया था, है ना। हम सभी जानते हैं वायुयान का आविष्कार किसने किया था। देखिए आपके ऑप्शन है, सर फ्रैंक विटले, ऑरवेन राइट एंड विल्बर राइट, क्रिश्चियन ह्यूगन, और चौथा माइकल फेराडे। ठीक है, सही आंसर क्या है? राइट ब्रदर। आप सभी ने पढ़ा होगा वायुयान का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर ने। इनका आविष्कार, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था अनिश्चितता का सिद्धांत। कौन सा दिया था इन्होंने? अनिश्चितता का सिद्धांत। और उसमें क्या था? उसमें था कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है, तो आप उसका ठीक ठीक संवेग ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। ये उन्होंने बोला था अनिश्चितता के सिद्धांत में, अगर कोई भी वस्तु गति में है तो आप उसका संवेग मतलब एकदम फिक्स संवेग आप नहीं निकाल सकते। और माइकल फेराडे को तो आप जानती हैं, क्या है? विद्युत अपघट, अभी हमने डिस्कस किया इस चीज को। विद्युत अपघटन संबंधी नियम इन्होंने दिए थे। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है, रॉजर बेकन, अल्फ्रेड नोबल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही आंसर क्या है? बारूद का आविष्कार किया था रॉजर बेकन ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, आपको याद रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज का आविष्कार किया था? बताइए।
इन्होंने किया था डायनामाइट का। इन्हीं के नाम पर क्या बांटा जाता है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, कई चीज इनकी फेमस है लेकिन दो चीजें सबसे ज्यादा फेमस है। पहली कौन सी, एक तो इनकी चीज फेमस है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी जो चीज फेमस है, इन्होंने क्या किया था, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी इन्होंने, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज नहीं की थी, व्याख्या की थी। खोज किसने की थी, खोज की थी हेनरी ने। ओके। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो आपको आंसर देना है हेनरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की, तो आपको आंसर देना है आइंस्टाइन। और इसके लिए क्या मिला था आइंस्टाइन को, इसके लिए आइंस्टाइन को मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की खोज की थी, बताइए। दो चीजें बहुत ज्यादा फेमस है इनकी, है ना। एक तो इनकी चीज फेमस है जो कि है पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन की इन्होंने खोज की थी, और दूसरी इन्होंने खोज की थी तड़ित झंझावात। ठीक है ना, इस चीज की इन्होंने खोज की थी। क्या था, क्या होता है ये कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन आपसे पूछा है। देखो, कई तरह के इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जेट इंजन, है ना। उसके अलावा ऊष्मा इंजन, इस तरह के भी इंजन होते हैं। तो किसने की खोज, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, आपसे ये पूछा गया है। देखो, हम लाइन से देखेंगे। सबसे पहले आपके पास में है कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने किस चीज की खोज की थी, कार्ल बेंज ने खोज की थी, सबसे पहले उन्होंने खोज की थी आंतरिक दहन इंजन। ठीक है ना, सबसे पहले आंतरिक दहन इंजन की खोज की थी कार्ल बेंज के द्वारा। फिर माइकल फेराडे आते हैं, हम सभी जानते हैं किस चीज की खोज, इलेक्ट्रोलिसिस की खोज की थी, मतलब विद्युत अपघटन। फिर आते हैं हमारे पास में थॉमस सेवरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी खोज याद रखना है। इन्होंने खोजा था स्टीम पंप। ठीक है, क्या खोजा था, स्टीम पंप का आविष्कार इन्होंने किया था। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेवरी इंजन। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सेवरी इंजन की खोज किसने की थी, आपसे पूछा जाएगा स्टीम पंप की खोज किसने की है, स्टीम पंप इंजन की खोज किसने की। तो आपको पता होना चाहिए थॉमस सेवरी। अब आपसे पूछा जाता है जेट इंजन, तो जेट इंजन की खोज किसने की, सही आंसर है सर फ्रैंक विटल, है ना। हम इसको दो बार डिस्कस कर चुके हैं। पिछली बार एक ऑप्शन में आया था आज ही, है ना। और उसके पहले हम पुराने लेक्चर्स में इस चीज को देख चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, जो पदार्थ सौर बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 313। आपके ऑप्शन है टिन, नहीं, सिलिकॉन, थैलियम या सीजियम। सही आंसर क्या है, सिलिकॉन। देखो, आप पहले ही बताया है कि जो सोलर सेल होते हैं ना, सोलर सेल, है ना, सोलर सेल में क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की यूज कर सकते हैं, लेकिन जर्मेनियम का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत महंगा होता है और आसानी से नहीं मिलता। सिलिकॉन आसानी से उपलब्ध है, इसलिए हम कर लेते हैं इसका इस्तेमाल। इसके अलावा कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं इसमें, अवतल दर्पण, है ना, ये वाला भी क्वेश्चन आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे, और अगर इसके बारे में बात पूछा तो सीजियम, तो सीजियम क्या होता है, सबसे भारी तत्व, है ना, सबसे भारी, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है टीके का आविष्कार किसने किया था, टीका। एडवर्ड जेनर, जेम्स सिम्पसन, क्रिश्चियन बर्नार्ड या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसने किया था। सही आंसर आपको बताना है। देखिए, लेकिन हम इसको लाइन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे डिस्कस किया जाएगा एडवर्ड जेनर। तो देखो, एडवर्ड जेनर कौन है, जिन्होंने टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। लेकिन दूसरा हम आते हैं जेम्स सिम्पसन। तो जेम्स सिम्पसन के बारे में आपको याद रखना है, जैसे क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा, CHCl3, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या होती है, क्लोरोफॉर्म में एक तरह की क्वालिटी होती है, किस चीज की, संवेदनहारी, मतलब कि जो निश्चेतन कर देता है, निश्चेतन या फिर बेहोश, या फिर संवेदनहारी, संवेदनाहारी मतलब कि आपको बेहोश कर देता है। इस गुण की खोज, निश्चेतन गुण की खोज किसने की थी,
इस गुण की खोज की थी जेम्स सिम्पसन ने, ठीक है ना। क्रिश्चियन बर्नार्ड कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड बहुत ही फेमस व्यक्ति है, और इन्होंने 1967 की बात है ना, जब इन्होंने 1967 में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, है ना, मतलब हृदय प्रत्यारोपण, अगर हम हिंदी में बोले तो हृदय प्रत्यारोपण पहली बार इन्होंने किया था। किसने? सर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो हम देख ही चुके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? एक तो इन्होंने किया था पेनिसिलिन, और दूसरा इन्होंने किया तड़ित झंझावात, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है कांच का, एल्यूमिना का, चूना पत्थर का, या सिलिका का। स्फटिक किसका होता है? सिलिका का, है ना, याद रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 315 का डी, है ना, सिलिका का होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन, देखो, टेलीफोन, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और एक होता है रेडियो, है ना। इन दोनों चीजों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज, तो टेलीफोन में आपको याद रखना है किसने किया था? ग्राहम बेल ने, ठीक है। सही आंसर क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने किया था टेलीफोन का आविष्कार। अब आते हैं हम मार्कोनी पर, तो मार्कोनी ने किस चीज का किया था? मार्कोनी ने किया था रेडियो का, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हम इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं क्या? थॉमस बेरो या थॉमस रो, है ना, इसे क्या बोलते हैं? थॉमस बेरो या थॉमस रो। ये हिस्ट्री में ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है कि थॉमस रो को था, जो जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। और बियर्ड तो हम जानते ही हैं, किसने, इन्होंने किस चीज की खोज की थी? ह्यूमन हार्ट। देखो, मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए, है ना, ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, जेम्स सिम्पसन, क्रिश्चियन बर्नार्ड, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही आंसर क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाकी इन सभी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने टीके का किया था, जेम्स सिम्पसन और क्रिश्चियन बर्नार्ड को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इन्होंने किस चीज का किया था? CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म की जो निश्चेतक क्षमता होती है, उसको इन्होंने खोजा था। और क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था? ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? देखो, नासा ने कई मिशन लॉन्च किए हैं, नासा मिशन, है ना, लेकिन अपन को कुछ मिशन याद रखने हैं। जैसे एक मिशन आपको याद रखना है जूनो, ठीक है। एक और मिशन है जो आपको याद रखना है, और उस मिशन का नाम है पाथ फाइंडर, ठीक है ना, पाथ फाइंडर, है ना, ये सेकंड मिशन है। एक और मिशन आपको याद रखना है, और ये कौन सा मिशन है? इस मिशन को हम बोलेंगे कैसेनी होयगेंस, ठीक है। क्या? कैसेनी होयगन्स, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, ये तीन मिशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन यहाँ पर केवल जूनो आपसे पूछा है कि मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, या इनमें से कौन सा, केवल आपसे पूछा गया है कौन सा? जूनो। लेकिन आपको इन तीनों के नाम याद रखने, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जूनो मिशन किस चीज से संबंधित है? हम सभी जानते हैं किस चीज से संबंधित है, बृहस्पति से। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसका किससे संबंध है? जुपिटर से, है ना, याद रख लेना, जे से ये भी शुरू और जे से दोनों ही शुरू। अब हम आते हैं पाथ फाइंडर पर, तो पाथ फाइंडर किस चीज से संबंधित है? किस चीज की स्टडी के लिए नासा ने पाथ फाइंडर मिशन बनाया था? किस चीज के लिए? मार्स, है ना, मार्स मिशन, इसके लिए नासा ने मंगल ग्रह, लिख देता हूँ, मंगल ग्रह की स्टडी के लिए। और ये किस चीज के लिए ये बनाया था? बृहस्पति ग्रह की स्टडी के लिए। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है कैसिगन हॉयगन्स मिशन, है ना, कैसिनी हॉयगन्स मिशन। ये किस चीज से संबंधित है? आपको ये बताना है। सही आंसर आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज का? शनि, ठीक है,
शनि ग्रह से संबंधित है ना, ये तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शनि या सैटर्न। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र, अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र, जैसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है देहरादून, अहमदाबाद, बेंगलुरु या पुणे। तो सही आंसर क्या है? अहमदाबाद, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसरो की अनुप्रयोग अनुसंधानशाला कौन सी है ना, ऐसा भी बोल देते हैं इसको, अनुप्रयोग अनुसंधान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला कहाँ पर है? अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए अहमदाबाद, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो हेडक्वार्टर है कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखना है। पुणे में क्या है आपको बताना है, देहरादून में क्या है आपको बताना है, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आलेख पाठ ध्वनि वीडियो सजीवन के संयोजन से सूचना को क्या कहा जाता है? मतलब जिसमें आप लिखा हुआ भी आता है, मतलब रिटन भी हो, है ना, इसके अलावा वॉइस या साउंड भी आता है, इसके अलावा वीडियो भी आए आपके पास, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलते हो बहुमीडिया, मतलब इसी को हम बोलते हैं मल्टी मीडिया। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बहुमीडिया मतलब मल्टीमीडिया, है ना, इस तरह से आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसेट को क्या नाम दिया गया था? आपसे ये पूछा गया मैटसेट। देखो जहां पर भी मैटसेट आ जाए ना, आपको समझ जाना है ये मौसम से संबंधित है, ठीक है। जहां पर भी इनसेट आ जाए वहां आपको समझ जाना है कि सूचना से संबंधित है, समझ गए? तो चलिए आपसे पूछा गया है मैट सेट जो 2003 में छोड़ा गया था, वो किस चीज से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 21 है ये, है ना। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर तो है कल्पना वन, लेकिन आपको सभी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सभी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो हम सबसे पहले बात किस चीज की करते हैं, हम सबसे पहले बात देखो आर्यभट्ट, तो आप जानते हो आर्यभट्ट क्या था, 19 अप्रैल को छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975, ठीक है। और ये किस लिए फेमस था? पहला उपग्रह था ये भारत का, जो भारत से छोड़ा गया था। अब देखो विक्रम वन के बारे में जो हम जानने वाले हैं वो ये है, देखो विक्रम वन के पहले एक और आया था जिसे हम बोलते हैं विक्रम एस, ठीक है। आपको यहाँ पर दो उपग्रह को देखना है ना, एक तो था विक्रम एस और एक है विक्रम वन, है ना, और दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो विक्रम एस जो उपग्रह है, विक्रम एस एक ऐसा उपग्रह है जिसे कि उपकक्षीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण के बाद छोड़ा गया था, समझ गए? जैसे अगर आप विक्रम एस की बात करते हैं तो ये कैसा था, ये उपकक्षा में छोड़ा था, मतलब उपकक्षीय उपग्रह था, ठीक है। और ये वाला कैसा था, ये था कक्षीय उपग्रह, ठीक है, कक्षीय उपग्रह, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेकिन ये याद रखना ये कब छोड़ा था, 2022 में, है ना। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि ये जो दोनों उपग्रह है ना, ये छोड़े गए थे भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी द्वारा, समझ गए? और उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्काई रूट, समझ में आ रही है बात? तो भारत, देखो ये जो दोनों है ना, विक्रम एस और विक्रम वन, ये दोनों ऐसे उपग्रह हैं जो पहले हैं, जो कि भारत की किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा छोड़े गए। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या होता है, एलोन मस्क है और भी बहुत सारे हैं, जो स्पेस एक्स तो एक बहुत बड़ा नाम है जो हर किसी को पता है, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो अभी अमेजन के हैं जेफ बेजोस, उन्होंने भी अपनी खुद की एक स्काई कंपनी बना ली है, समझ रहे हो? तो भारत में ये पहली बार हुआ है, जो स्काई रूट है भारत की प्राइवेट स्काई कंपनी, उसके द्वारा दो रॉकेट छोड़े गए थे, दो उपग्रह छोड़े गए थे, समझ रहे हो? याद रखना है। भास्कर वन हम सभी जानते हैं क्या है, ठीक है।
ओके, फिर भी बता देता हूँ। प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह है ये जो है ना, ये कैसा है? ये प्रथम प्रायोगिक, याद रख लेना आप, है ना? प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी। प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह, देखो इतनी चीजें याद करनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी, उड़ान अभिलेखी मतलब क्या होता है? उड़ान अभिलेखी का मतलब ये होता है, जैसे एयरप्लेन है ना? एयरप्लेन है, एयरप्लेन में क्या होता है? रिकॉर्ड होती रहती हैं चीजें, रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे अगर उपकरण ठीक से नहीं चल रहे हैं, मान लो कभी कोई फ्लाइट है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो जो भी प्लेन के अंदर हुआ, रिकॉर्ड करने की डिवाइस होती है ये। रिकॉर्ड करने की डिवाइस क्या चीज रिकॉर्ड करती है? जो प्लेन के अंदर हो रहा है, जो प्लेन के अंदर हो रहा है ना? उस चीज को रिकॉर्ड करती है। तो ये कैसा होता है? अंधा बक्सा, ब्लाइंड बॉक्स नहीं। गहरा बक्सा नहीं। ऊंचाई मापी यंत्र बिल्कुल नहीं। काला बक्सा बिल्कुल नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स, है ना? ये तो ठीक है। अब देखो दूसरी चीज इसमें ये याद रखना कि जो ब्लैक ब्लैक बॉक्स का कलर होता है ना, कैसा होता है? ये कई बार पूछा गया है। इसका रंग कैसा होता है? ऑरेंज। ठीक है ना? ऑरेंज होता है इसका रंग। इसका रंग ब्लैक नहीं होता, इसका रंग होता है ऑरेंज। और ऑरेंज क्यों रखा जाता है? क्योंकि दूर से ही दिख जाए इसलिए। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? इसमें प्लेन के अंदर जो भी गतिविधियां हुई, वो सभी रिकॉर्ड हो जाती है। और मान लीजिए हवा में किसी तरह की किसी कमी के कारण प्लेन खराब हो रहा है, खराब हो गया और प्लेन क्रैश हो जाता है, कोई नहीं बचता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तब जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं ब्लैक बॉक्स की स्टडी करते हैं, और उसमें पता चल जाता है कि प्लेन की अगर अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो किस वजह से क्रैश हुआ है, वो सब चीजें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना में सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? किसकी? 30 मिनट की। पहले कौन थे सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान? और कौन बताना है? राष्ट्रपति।